इंटरव्यू में जब बोर्ड के सामने आप जाते हैं तो काफी लोग हैदस में होते हैं, बहुत ज्यादा घबराते हैं पहली बार कभी बोर्ड के सामने अगर बैठते हैं। तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए? इंटरव्यू इज नॉट अ वन डे प्रिपरेशन और अ वीक प्रिपरेशन। ये आपकी पर्सनालिटी इनबिल्ड आपकी बचपन से ही होती है, जिसको हम पॉलिश करते हैं इंटरव्यू के लिए। क्योंकि यहाँ पे मैंने मॉक्स देना आपको ऑब्वियसली रहता है। हम प्रिपरेशन बेसिकली एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो हम डेफ भरते हैं, उसमें आपने अभी तक बचपन से लेके जो जो चीजें की हैं उसमें पूरी जानकारी भरना होता है। यूपीएससी में काफी फैक्टर चलता है मीडियम को लेकर के, हिंदी और इंग्लिश मीडियम को खास करके। आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित हैं, तो आज के वर्तमान में सिविल सर्विसेज के जो स्टेट्स पीएससी हैं और पीसीएस हैं, उसमें मीडियम का कुछ फैक्टर काम करता है क्या? इंग्लिश मीडियम वालों को लाभ ज्यादा होता है या हिंदी मीडियम वालों को लाभ? आपके सोर्स क्या थे प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि आपने 6 महीने में प्रीलिम्स क्रैक किया है, तो आपने क्या किन किन सोर्सों का यूज किया है? उगते हुए सूरज को हर कोई प्रणाम करता है, बिल्कुल, लेकिन हर इंसान के दिमाग में बात करना चाहिए कि वो सूरज डूबता भी है। देखिए, टूटे रिश्ते, टूटे सपने और छूटे हुए लोग सभी वापस आ जाएंगे समय के साथ, अगर आप कुछ बन जाएंगे। अगर आप कुछ नहीं बन पाए खुदा ना खास्ता, तो आपके अपने लोग भी आपको छोड़ के चले जाएंगे। ये वक्त है, वक्त देख के भी लोग आपसे जुड़ते हैं, आपके अपने भी जुड़ते हैं और अपने छूटते भी हैं। नमस्कार, एनवाईएस इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट और दोस्त आपका फिर एक बार स्वागत करने के लिए तैयार हूं। आज हमारे साथ हैं ऐसी शख्सियत हैं, और चूंकि हम लोग ये जो सेगमेंट है एस्पिरेंट्स लोगों के लिए हम लोगों ने ये चालू किया है, उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं संस्कार बावरिया जी। पहले तो संस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनवाईएस इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल जी, मुझे यहाँ इन्वाइट करने के लिए। जी संस्कार जी का मैं परिचय तो आपको पता ही है, और साथ में मैं आपको बता दूं कि 2018 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उसमें ये चयनित हैं। वो वर्तमान में सीओ पंचायत के जनपद पंचायत इंदौर में पदस्थ हैं। दूसरा, 2020 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा हुई थी उसमें चयनित हैं जिला जेल अधीक्षक के रूप में। तो इसी के लिए मैं आज हमारे कार्यक्रम में संस्कार जी हैं, हमारे गेस्ट हैं। तो संस्कार जी, मैं आपको पहले तो हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, उन लोगों से आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से, क्योंकि आपने 2018 में पहली बार एग्जाम दिया था और पहली बार में ही आप चयनित हुए हैं, ये कीर्तिमान आपने कैसे हासिल किया? देखिए, चूंकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है, एक ये इट्स नॉट अ वन स्टेप प्रोसेस। आपको यहाँ पे 3 अलग अलग प्रोसेस से गुजरना है, और तीनों के लिए एक भिन्न तैयारी की हमें जरूरत है। क्योंकि यहाँ पे प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है। तो जो बच्चे ऑलरेडी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो लोग अभी अभी इसकी प्रिपरेशन करने आए हैं, तो उन्हें मैं यही सलाह देना चाहता हूँ कि आप एक डिसिप्लिन में रहना जो बहुत जरूरी है उन्हें, क्योंकि आपको 3 स्टेज प्रोसेस से गुजरना है। तो बहुत सारी हताश आपको होना पड़ता है, कभी कभी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम से आपको जूझना पड़ता है, क्योंकि हर दिन ऐसा लगता है कि यार ये छोड़ दें, क्यों कर रहे हैं। क्योंकि कभी आपके टेस्ट सीरीज में नंबर कम आते हैं, कभी कभी हमें लगता है यार क्या हम पढ़ रहे हैं जिसका हमें कुछ मालूम ही नहीं है, और ये बाद में हमें काम आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि पीएससी की जो परीक्षा है उसकी जो पढ़ाई है, आज जैसे मैं जॉब में हूँ तो मैं कहीं ना कहीं देखता हूँ कि पीएससी की पढ़ाई जॉब में वो काम नहीं आती है, क्योंकि हम जो थ्योरेटिकल पढ़ते हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ से टोटली डिफरेंट होती है। तो इसके साथ पूरी स्टेज में गुजरना और उसके बाद ऑन फील्ड काम करना इज अ टोटली डिफरेंट प्रोसेस। जो लोग पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उन्हें एक ही सलाह देना चाहता हूँ, ये मेरा सजेशन है उन लोगों के लिए, कि अगर मन में इच्छा ठान के आए हैं तो इसके लिए आपको लगे रहना पड़ेगा। हो सकता है, बहुत अच्छी बात है, आपको पहले प्रयास में ही सफलता मिल जाए, लेकिन कभी कभी हमें पहले प्रयास में या बहुत अन्य दूसरे प्रयास में भी सफलता नहीं मिलती है। लेकिन धैर्यता पीएससी में होना बहुत जरूरी। जो जितना धैर्यवान होगा वो उतने उच्च पद में पहुंचेगा, ऐसा मुझे लगता है। ये एक इसका मूल मंत्र है, तो इसके लिए आपको सतत प्रयास करना है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने धैर्य का बोला, पेशेंस, हर कोई जो भी एस्पिरेंट आता है इंदौर में स्पेशली तैयारी करने और पूरे मध्य प्रदेश से यहाँ पर इकट्ठा होता है, तैयारी करता है, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल, जब तक नहीं होता है वो लगा रहता है। आप चूंकि चयनित हैं, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो चयन जिनका नहीं हुआ है
उनको 3 साल 4 साल लगते हैं, क्योंकि आपका चयन पहली बार में हुआ था जी। अब 2020 में भी आप चयनित हैं जी। तो जो लोग लगातार लगे हुए हैं, जिनका चयन नहीं हो पा रहा है, उन लोगों को क्या करना चाहिए? क्योंकि उम्र भी एक फैक्टर होता है हम लोगों की, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, या स्पेशली जो इंडिया में मध्य प्रदेश है, हम लोग जो चूंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बहुत ज्यादा लोग एस्पिरेंट्स होते हैं, उन लोगों के लिए एज फैक्टर बहुत बड़ी बात होती है। तो उसको आप कैसे बताएंगे? देखिए, बिल्कुल एक ये प्रैक्टिकल बात आप जो पूछ रहे हैं। देखिए, जब मैं प्रथम अटेम्प्ट था जब मेरा, तो उस समय मेरी उम्र 21-22 साल थी। तो ये बहुत ही ऊपर ईश्वर की कृपा थी, सबका आशीर्वाद था, मेहनत थी, जिससे मैं चयनित हुआ और दोबारा फिर से कि मेरा चयन इस बार परीक्षा में हुआ। लेकिन मध्य प्रदेश के पिछले कुछ सालों से जो एक स्थिति हम सबको पता है कि कहीं ना कहीं पेपर ऑन टाइम हो नहीं पाए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फैक्टर तो कोविड था। कोविड आने से प्रोसेस 2 साल 3 साल डिले हुई और फिर बहुत सारी याचिकाएं और बहुत सारी ऐसी डिफरेंट कोर्ट प्रोसीडिंग्स हुई जिनके कारण परीक्षाएं डिले हुई। लेकिन अब चूंकि पीएससी की परीक्षा सतत हो गई है, कंटिन्यूअस अब शेड्यूल्स आ गए हैं, सब कुछ फिक्स्ड है। लेकिन मैं उन एस्पिरेंट्स को जो लगातार बहुत विगत वर्षों से लगे हैं, देखिए लाइफ में प्लान भी होना बहुत जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब मैं भी आया था तो मैंने ये टारगेट करके आया था, ऑब्वियसली आपकी इच्छाएं, आपकी सपना, आपको उसके लिए मेहनत करना है, लेकिन आपको अपने पारिवारिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम किसी चीज में इतना जुनून से लग जाते हैं कि हमें बाहरी दुनिया या हमारे परिवार की स्थितियों के बारे में हम सोचना ही छोड़ देते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये गलत है, क्योंकि एक उम्र के बाद, जैसे हम लड़कों की बात करें, लड़कियों की बात, 25-26 साल तक हमें लगता है ठीक है, हमें डिपेंडेंट रहना चाहिए फैमिली के लिए। लेकिन उसके बाद ही हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हर परिवार उतना सक्षम नहीं होता है कि, क्योंकि आज एक ऑन एन एवरेज इंदौर में रहने का एक खर्चा 8 से 10 हजार तो होता है। तो हर वो एक फैमिली उतनी सक्षम नहीं होती कि उतना एफर्ट कर पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके 2 या 3 अटेम्प्ट हो गए तो आपको साइड बाय साइड कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, चाहे आप टीचिंग लाइन में करें या कोई भी ऐसी चीज करें जो आपको उसको एक इकोनॉमिक बेनिफिट भी दे, और कहीं ना कहीं आप सर्वाइवल के लिए आप उतना तो अर्न कर लें जो आपकी प्रिपरेशन भी हैम्पर ना करे। मेरे कई ऐसे सारे दोस्त हैं जो 28 साल की उम्र में आए थे या 27 साल की उम्र में 2018 में आए थे, बट उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था किसी कारणवश। फिर कोविड आ गया और ये सब प्रक्रिया रही, तो उन लोग ने 19 का दिया और वो दे गो फॉर अ प्राइवेट जॉब। लेकिन अभी उनका 19 का फिर से इंटरव्यू रहा, तो उनकी प्रोसेस, उनकी जॉब तो चल ही रही है, प्लस उनने इंटरव्यूज दिए, आगे भी उनके मेंस हैं। तो लाइफ में आपको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी के लिए, एक बोलते हैं ना, एक लाइफ को स्टेबल करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एट प्रेजेंट इकोनॉमिक आपको वेल्दी होना बहुत जरूरी होता है, फैमिली सपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है, और कुछ नहीं तो आप कम से कम अपना खुद का तो खर्चा उठा पाए। जो यंग कमर्स है उनके लिए बहुत अच्छी बात होती है, फैमिली आपके लिए सपोर्ट करती है, बट एक सर्टेन एज के बाद हमें ये रियलाइज जरूर होना चाहिए कि नहीं, मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं परिवार के प्रति, मेरे खुद के प्रति, उनके लिए हमको काम करना है। तो प्लान बी लेके चलें। खुदा ना खास्ता आपका बहुत अटेम्प्ट तक नहीं हो रहा, लेकिन आपका सपना है तो आप बिल्कुल करते रहे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जॉब में रहते, प्राइवेट जॉब या बिजनेस करते करते एक बहुत अच्छे पदों में पहुंचे हैं, बहुत मेरे फ्रेंड्स भी हैं। तो आपको लगे रहना चाहिए, बट आपको अपनी कंडीशंस के बारे में रियलाइजेशन जरूर होना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे आपका चयन पहली बार में 2018 में हुआ जी, तो 2018 में आपका मैं आपसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आपकी स्कूलिंग कैसी रही? स्कूलिंग के बाद आपने डिग्री कौन सी करी है, ग्रेजुएट आप किस सब्जेक्ट से हुए हैं, और उसके बाद फिर आपने जो सिविल सर्विसेज चुना, ये कब हुआ, कैसे हुआ? ओके, देखिए मेरी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय से रही है, स्टार्टिंग केंद्रीय, पूरा मेरा स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय का रहा। इसके बाद मैंने सिविल इंजीनियरिंग एलएनसीटी कॉलेज भोपाल से किया था। अच्छा। इसके बाद मेरा प्लान चूंकि एमबीए का था और मेरा कैट क्लियर था, तो मुझे आईएम्स के कॉल थे, सिम्बायोसिस के कॉल थे, अन्य अदर भी एमबीए कॉलेजेस के अच्छे ऑफर्स थे, तो मैं उन्हें ज्वाइन करने ही वाला था। अच्छा। बट कहीं ना कहीं था कि पीएससी करना था, बट मैं चाह रहा था कि एक डिग्री मेरे पास हो जाए, क्योंकि एक इंटरेस्ट पार्ट आपका होता है। बट बोलते हैं ना कि आपकी डेस्टिनी कुछ होती है। तो मेरा जो पिताजी हैं उनका शुरू से ही रुझान था कि मैं पीएससी में आऊं, उन्हें लगता था कि मैं ये कर सकता हूं। मैं सेल्फ डाउट करता था, लेकिन बोलते हैं ना कि जो आपका पिता होता है, आपकी माता जी होती हैं, वो जब कोई चीज, किसी चीज को एक सोचती हैं, वो बिल्कुल कभी जीवन में गलत नहीं हो सकती है। उनने एक विजन देखे थे, उनने एक ऐसा सपना देखे थे जो उन्हें लगता था शायद मैं पूरा कर सकता हूँ। तो एक दिन हम लोग बैठे हुए थे, मेरी इंजीनियरिंग बस कंप्लीट ही हुई थी जस्ट,
तो फादर चूंकि हमेशा हम लोग को इंडिपेंडेंट रखें, उनका हमेशा था कि आप जो लाइफ में करना चाहते हैं, तो उनका एक कंसर्न था कि क्या मैं पीएससी करना एक बार अटेम्प्ट करना चाहता हूँ, आप देखना चाहिए। तो उस दिन फिर मुझे लगा नहीं सही बात है, अगर मैं कल जब अल्टीमेटली मुझे इसी फील्ड में आना है तो मैं फिर एमबीए का वो टाइम भी वेस्ट क्यों करूं या उस डिग्री को क्यों करूं। ठीक है, शौक आपका एक नॉलेज ग्रैस्प करना बहुत अच्छी बात होती है, बट ये चीजें बाद में भी की जा सकती हैं। तो फिर मैंने अपने लिए यहाँ पे मैं इंदौर आया, यहाँ पे मैंने प्राइवेट क्लासेस लगाया और 6 महीने की जो कोचिंग रहती है उसके बाद फिर मैंने अटेम्प्ट दिया। स्टार्टिंग में स्ट्रगलिंग डेज थे क्योंकि बिल्कुल पहले ऐसा मन तो था नहीं, और मेरा साइंस बैकग्राउंड तो स्टार्टिंग में तो मुझे हिस्ट्री, आर्ट सब्जेक्ट और इकोनॉमिक्स ये बिल्कुल मुझे समझ में भी नहीं आती थी। लेकिन धीरे धीरे आपके फ्रेंड्स बनते हैं, आपका वैसे ग्रुप बनता है, आपके मेंटर्स होते हैं जो आपको एक सही डायरेक्शन में गाइड करते हैं, उनसे चीजें आसान होती हैं। तो फिर जब मेरा प्रीलिम्स था तो मैंने सोलली प्रीलिम्स में ध्यान दिया था क्योंकि मैं एकदम ही नया था। उसके बाद जब मेंस आया तो सोलली प्रिपेयरिंग फॉर मेंस और देन इंटरव्यू। तो ये मेरा पूरा पहले अटेम्प्ट का था जर्नी। अच्छा, तो आपका मीडियम कौन सा था? मतलब आप इंग्लिश मीडियम से? मेरा इंग्लिश मीडियम था। अच्छा, इंग्लिश मीडियम से अपेयर किया। तो आप ये बताइए कि जैसे यूपीएससी में काफी फैक्टर चलता है मीडियम को लेकर के, हिंदी और इंग्लिश मीडियम को खास करके। आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित हैं, तो आज के वर्तमान में सिविल सर्विसेज के जो स्टेट्स पीएससी हैं और पीसीएस हैं, उसमें मीडियम का कुछ फैक्टर काम करता है क्या? इंग्लिश मीडियम वालों को लाभ ज्यादा होता है या हिंदी मीडियम वालों को लाभ? देखिए ऐसा तो एकदम एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन चेकर और हर साल का पेपर डिफरेंट आता है। जैसे अगर हम लोग 2020 के रिजल्ट्स की बात करें तो वहां पे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के ज्यादा सिलेक्शन हुए एज कम्पेयर टू इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम के ज्यादा सिलेक्शन थे। उच्च पदों में भी हमने देखे तो मैक्सिमम हिंदी मीडियम के ही स्टूडेंट्स दिखे क्योंकि पेपर का पैटर्न समथिंग चेंज हुआ, बहुत सारे फैक्टर्स थे। वहीं हम 2018 का जब रिजल्ट देखते हैं तो वहां पे इंग्लिश मीडियम के थे। तो हर साल एक नया पेपर होता है, नए चेकर्स होते हैं ऑब्वियसली, तो हर बार एक नई प्रोसेस के साथ एक रिजल्ट आता है। तो हम ऐसा कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, इंग्लिश मीडियम को एक एज ये रहता है क्योंकि उनको कम वर्ड्स लिखने होते हैं कहीं ना कहीं और उनकी बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में, क्योंकि हिंदी एकदम कोर लैंग्वेज आपको लिखना पड़ता है। चेकर्स आपके हो सकता है हिंदी के कोर प्रोफेसर्स हों, तो वहां पे लैंग्वेज का इश्यू हो सकता है जो मुझे पर्सनली लगता है। क्योंकि अब चूंकि मेरा इंग्लिश मीडियम है तो इतना तो नहीं कह सकता, बट लैंग्वेज का मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ता होगा क्योंकि हम हर साल देखते हैं जब कभी कोई इंग्लिश टॉपर भी होता है, हिंदी टॉपर भी होता है। तो दिस इज अच्छा। तो आपने चूंकि पहले अटेम्प्ट में क्रैक किया है एग्जाम पीएससी, तो आप ये बताइए कि आपकी स्ट्रेटेजी कैसी रही? क्योंकि काफी लोग होते हैं जिनका प्रीलिम्स भी नहीं हो पाता। प्रीलिम्स हो जाता है तो मेंस नहीं हो पाता, मेंस हो जाता है तो इंटरव्यू में कहीं ना कहीं हर बार इंटरव्यू देते हैं लेकिन इंटरव्यू नहीं हो पाता। तो प्रीलिम्स और मेंस की आपने स्ट्रेटेजी मेनली क्या अपनाई है? देखिए, प्रीलिम्स के लिए तो बहुत मुझे लगता है लिमिटेड नोट्स रखा था मैंने, इवन मेंस के लिए भी। जैसे मेरे यहाँ पे मेंटर थे ऋषि भोसले सर रहे हैं, सौरभ यादव जी रहे हैं, विष्णु मिश्रा सर रहे हैं। तो बेसिकली मैं बहुत सिलेक्टेड लोगों से कांटेक्ट में था जब मैं प्रिपरेशन फेज में था। आपके एक फ्रेंड्स होने चाहिए जो आपको गाइड थ्रू आउट द प्रोसेस करें। तो जब मेरा 2018 का अटेम्प्ट था तो पहले मैंने पूरी स्ट्रैटेजी बैठ के अपने मेंटर्स के साथ बनाया। मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे प्रीलिम्स में स्कोर इतने आते नहीं थे जब मैं टेस्ट सीरीज देता था, तो प्रॉपरली मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को टेस्ट सीरीज तो बहुत देना है क्योंकि जितने आप टेस्ट देंगे उतने आपकी क्लियरिटी आती है और हमें ये पता चलता है कि हमने जिस सेगमेंट को पढ़े हैं तो उसके क्वेश्चंस हमारे सही हो रहे हैं नहीं। तो जब मैं यहाँ पे एफएलटीज देता था या यूनिट वाइड टेस्ट देता था तो मैं एक चीज ये सीखता था कि अगर मैंने आज पर्टिकुलर एक टॉपिक पढ़ा, जैसे मैंने आज हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ा, अब मैंने उसका टेस्ट प्रीलिम्स का दिया और उस हड़प्पा से शायद 1 या 2 क्वेश्चन जैसे एफएलटी में आए। अब मुझे ये देखना कि मुझे वो क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे जो मैंने पढ़ चुका हूँ। जो मैंने नहीं पढ़ा हूँ तो वो गलत भी हो रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि अभी मैंने वो पढ़ा नहीं हूँ। बट जिन क्वेश्चंस को अगर मैंने जिन टॉपिक्स को पढ़ लिया और अगर वो मुझे नहीं बने तो ये चिंता की बात है। कई बार ऐसा होता था कि बिल्कुल मुझे क्वेश्चंस बनते थे, कई बार ऐसा होता था कि नहीं बनते थे। तो जो नहीं बनने की स्थिति पैदा होती है उसमें हमें ये देखना है कि हमें सबसे पहले आके उन्हीं टॉपिक्स को फिर से पढ़ना है कि हमने पढ़े लेकिन उसमें हमने क्या लैग किए। तो प्रीलिम्स की तैयारी जैसे चूंकि अब यूनिट 10 यूनिट है, हमें एकदम स्पेसिफाइड है कि क्या कौन से सोर्सेज से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो उनको आप आइडेंटिफाई कीजिए, लिमिटेड सोर्सेज से कीजिए। स्टूडेंट जो कि सबसे ज्यादा गलती यहाँ पे मैंने ये देखा हूँ इंदौर में, लोग ये करते हैं कि वो मल्टीपल सोर्सेज में रिलाय करते हैं। नहीं, मुझे लगता है आप भली एक बुक पढ़ें बट उसको 10 बार पढ़ें, जितना मैक्सिमम रिवीजन करेंगे क्योंकि आपको पता रहेगा कि क्या चीज कहाँ लिखी है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंसेस किसी बुक्स में आते नहीं है। कोई चीज किसी में दी है, कोई चीज किसी में दी है। और आजकल ऑनलाइन हम लोग बहुत सारे टेलीग्राम्स में ग्रुप्स को फॉलो करते हैं तो हमें करंट भी ऐसा पता चल ही जाता है। तो प्रीलिम्स का मोर और मुझे ऐसा लगता है कि जितने फैक्ट्स आप रिवाइज करेंगे,
जितनी चीजों को हाईलाइटेड आप पढ़ेंगे, आप पुराने पेपर्स देखें। मेंस में आपको एक प्रीडिफाइंड लिमिटेड टाइम होता है, 3 महीने 4 महीने। मेंस इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी। मुझे लगता है आप जितना कंसोलिडेट करके पढ़ाई, क्योंकि यहाँ पे पढ़ने के लिए समुंदर जितना सिलेबस है, तो आपको सरफेस टू सरफेस चीजों का पता होना चाहिए। यहाँ पे बहुत एक ध्येय वाक्य होता है पीएससी का कि आपको समुंदर में जाना है तो आपको डुबकी लगा के आना है, वहां डूब नहीं जाना है। तो इसका मतलब ये है कि आपको पर्टिकुलर टॉपिक्स, हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेके बैठे तो उसमें बहुत डेप्थ में जा रहे हैं, क्योंकि लिमिटेड टाइम है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी हमें लेना है। दूसरी चीज, यहाँ पे मैं हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स नहीं है, जैसे इंग्लिश मीडियम के, उनके लिए कहना चाहूंगा कि आप एथिक्स और हिंदी के पेपर में बहुत ध्यान दें। क्योंकि क्या होता है, जनरली हम लोग स्टार्टिंग के 3 पेपर्स में लगे रहते हैं और ओवरऑल हमारा सिलेक्शन तो हो जाता है, बट हमारी डिजायर्ड पोस्ट या तो कुछ नंबर से रह जाती है या हम मेरिट आउट हो जाते हैं। तो लास्ट के 3 पेपर आपको एक टॉप पोस्ट दिलाते हैं, स्टार्टिंग के 3 पेपर आपका सिलेक्शन करवाते हैं। तो हमें सबको होली लेके चलना है, ऐसा नहीं कि हमें स्टार्टिंग 3 पेपरों में ही लगे रह गए और आखिरी के 3 पेपर जो हैं हमने उनको लेफ्ट आउट कर दिए। बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि जैसे आपने जो प्रीलिम्स और मेंस की आपने बात करी, अब तीसरे स्टेज होती है इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपने कैसे करी? क्योंकि इंटरव्यू में आपके काफी अच्छे मार्क्स हैं और 2 इंटरव्यू के मैंने मार्क्स आपके देखे, तो काफी अच्छे मार्क्स कंसिस्टेंसी आपको मिले हैं। तो उसकी स्ट्रेटेजी आप कैसी रही है आपकी? देखिए, मुझे लगता है इंटरव्यू इज नॉट अ 1 डे प्रिपरेशन और अ वीक प्रिपरेशन। ये आपकी पर्सनालिटी इनबिल्ड आपकी बचपन से ही होती है, जिसको हम पॉलिश करते हैं इंटरव्यू के लिए। क्योंकि यहाँ पे मैंने मॉक्स देना आपको ऑब्वियसली रहता है। हम प्रिपरेशन बेसिकली एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो हम डेफ भरते हैं, उसमें आपने अभी तक बचपन से लेके जो जो चीजें की हैं उसमें पूरी जानकारी भरना होता है। आपका नाम, फादर का नाम, रेसिडेंशियल एड्रेसेस, आपके अचीवमेंट्स क्या हैं। जैसे मैं पर्टिकुलर अपनी बात करूं तो मेरे दोनों इंटरव्यू में एक रहा जैसे संस्कार। तो संस्कार का मतलब क्या होता है, एकदम बेसिक थिंग। मैं कहाँ से आता हूँ? छिंदवाड़ा से। तो छिंदवाड़ा के बारे में मुझे होली पूरा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि मैं वहाँ का कल्चर क्या है, इकोनॉमी क्या है, वहाँ का हिस्ट्री क्या है। इसके बाद आपके अचीवमेंट्स क्या है। जैसे मेरा बैडमिंटन नेशनल रहा है, मैं डिस्ट्रिक्ट चैंपियन रहा हूँ। इसके अलावा मुझे स्काउट गाइड में गवर्नर अवार्ड मिल चुका है। तो ये सब आपके एड ऑन्स होते हैं जो आपके मार्क्स को बहुत बेनिफिट दिलाते हैं। अगर आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कोई अचीवमेंट्स हैं, आप उनको जरूर मेंशन कीजिए। इसके बाद आपकी हॉबीज क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग चूंकि हॉबीज बस लोगों की देखा देखी में भर देते हैं। आप एक्चुअल क्या चीज पसंद करते हैं, आपकी हॉबी क्या है, आपको वही भरना चाहिए। जैसे मैंने हॉबी डाला कि गिटार बजाना या सिंगिंग, तो दोनों इंटरव्यूज में मुझसे गाना गवाया गया। अच्छा। इस बार इंटरव्यू मुझसे गिटार के एफ कॉर्ड के बारे में या पर्टिकुलर बहुत सारे गिटार रिलेटेड, स्पेनिश गिटार क्या होता है, यूकेलेली क्या होता है। तो आप हॉबी में आप ब्लफ नहीं कर सकते जो आप एक्चुअल। क्योंकि जैसे मेरे काफी फ्रेंड्स रहे हैं, जैसे किसी ने योगा डाला तो उनसे योगा के मुद्राएं पूछे या आसन पूछे, अब उनको एक्चुअल में वो चीज पता ही नहीं है। तो ये चीजें नहीं करना, क्योंकि आपके एक एक नंबर से इंटरव्यू कम होने से आपकी डिजायर्ड पोस्ट चली जा सकती है। और इंटरव्यू इज ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस। आपका जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वही आपका इंटरव्यू है। भले आप आंसर नहीं दे पा रहे, क्योंकि हर चीज तो आपको बनती नहीं है। अगर भाई उन्होंने 15 क्वेश्चन पूछे, हो सकता है आपको 10 ही बने या 9 ही बने, लेकिन वो आपका वहां पे नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी प्रीलिम्स और मेंस में आपका नॉलेज टेस्ट कर चुके हैं। यहाँ पे आप कितना कॉन्फिडेंस होकर आप जवाब देते हैं, क्योंकि फील्ड में तो आपको कॉन्फिडेंस ही रहना है। आप विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को कैसे एकदम शांत स्वभाव रख सकते हैं, वही आपका इंटरव्यू होता है। और वही आपको ऑन पूरे लाइफ टाइम आपको अपनी जॉब में करना है। ओके। तो संस्कार, एक चीज बताइए कि जैसे आपका चूंकि इंटरव्यू में आपका नाम के ऊपर क्वेश्चंस हुए हैं, हॉबी के ऊपर क्वेश्चंस हुए हैं, लोगों को अलग, ये बात सही है कि लोग अपनी जो हॉबी है अलग इंटरेस्ट जगाने के लिए, शायद मुझे लगता है बोर्ड का उसमें अपन अपने अलग अलग हॉबीज लिखते हैं, ये अलग बात है। लेकिन इंटरव्यू में जब बोर्ड के सामने आप जाते हैं तो काफी लोग हैदस में होते हैं, बहुत ज्यादा घबराते हैं पहली बार कभी बोर्ड के सामने अगर बैठते हैं। तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए, जो कि आपने 2 बार इंटरव्यू दिया है, तो कैसे आप हैंडल करते हैं? देखिए, बिल्कुल नर्वसनेस तो होती है, आप कितना भी प्रैक्टिस कर लें, लेकिन जब अंतिम परीक्षा तो अंतिम परीक्षा ही होती है। लेकिन इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन जो होता है, आप मॉक्स दीजिए। जिन लोगों ने कभी, जिनको बोलते नहीं आता, जैसे मैं स्टार्टिंग में, मतलब मुझे लगता है मेरा कॉन्वर्सेशन ठीक था, बट उन लोगों को जिनको थोड़ा एक फियर फैक्टर होता है, वो मिरर के सामने अपने आप को प्रिपेयर करें। जब हम इंटरव्यू प्रिपरेशन करते हैं, तो मैं भी जब फाइनल इंटरव्यू दें, तो मैंने अपना इंट्रो जब प्रिपेयर किया था, तो मैं अपने आप को मिरर के सामने खड़े करके बोलने की कोशिश करता था कि मैं कहाँ
टकराऊं, क्योंकि आपसे बेटर नहीं जानता कि आप कहाँ, आपकी किस चीज में कमी है। तो मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा मॉक दीजिए, क्योंकि आपके डायमेंशंस खुलते हैं। कभी कभी लगता है मैं प्रिपेयर्ड हूँ, बट अगर कभी आपने मॉक दी तो आपको लगता है मेरा ये डायमेंशन तो रह ही गया, इसको मैंने पढ़ना ही छोड़ दिया। तो ये छोटी छोटी चीजें, और जितने आप मॉक्स देंगे या प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ऑब्वियसली आखिरी दिन थोड़ी नर्वसनेस तो होती है क्योंकि वो आपका फाइनल है, बट आपको काम रहना है। यही पीएससी यही सिखाती है आपको। ये जो 3 स्टेज प्रोसेस है वो आपको एक सिविल सर्वेंट बना रही है। आपको एक पूरे एरिया में, आप कोई भी पोस्ट में आते हैं पीएससी के थ्रू, तो आपको वहां पे एक मॉनिटरिंग का काम करना है। चूंकि एक डिजायर्ड, एक बहुत ही अच्छी एक पोजीशन आपको मिलती है पीएससी से, तो आप जब वहां पे बहुत सारे लोगों को एक एज अ लीडर काम करेंगे तो आपको उनकी समस्या, जो बोलते हैं ना इमोशनल इंटेलिजेंस, हमको कंपैशन होना चाहिए, सिंपैथी होना चाहिए, तो ये फील्ड ऑन फील्ड हमें जो ये क्वालिटी बिल्ड करना है, ये हमें इंटरव्यू से ही आएगी। कि जब हम प्रिपेयर करते हैं तो हमारा जो एक्चुअल नेचर होता है वो बाहर आता है। और कभी कभी यही होता है, ऑब्वियसली बहुत अच्छे स्टूडेंट भी नर्वसनेस के कारण अपना इंटरव्यू खराब कर लेते हैं, तो उन्हें ऐसे हताश नहीं होना है या उन्हें घबराना नहीं है, क्योंकि घबरा के हम चीजों को खराब करते हैं। हमें यही सोचना है कि हमने प्री और मेंस निकाले तो वी आर अ वेरी एलिजिबल कैंडिडेट, हम यहाँ तक पहुंचे तो हमारा लास्ट स्टेप भी बहुत अच्छा रहे। उस कॉन्फिडेंस को रखिए और उसके थ्रू आप इंटरव्यू दीजिए। अच्छा संस्कार, आपने जैसे बताया कि आपने ग्रेजुएशन आपने कर लिया था, आप एमबीए की तैयारी करने वाले थे और उसके बाद आपने रुख किया सिविल सर्विसेज की तरफ। कितना टाइम आपने प्रिपरेशन करी है और उसके बाद फिर एग्जाम दिया है? क्योंकि आप 2018 में सिलेक्ट हुए हैं, तो उसको कैसे आपने, मतलब कितना टेन्योर आपने रखा है प्रिपरेशन को और उसके बाद एग्जाम दिया? देखिए मेरा तो एकदम फ्रेश था। अगर मुझे 2018 में कोई सिविल सर्विसेज का मुझे बहुत कम नॉलेज था, इतना आइडिया भी नहीं था कि इसमें क्या रहता पूरा सिलेबस एंड ऑल। तो मेरे तो 23 और 25 मई को 2017 को कॉलेज के एग्जाम्स खत्म हुए थे, और फिर मैं 5 जून 2017 को यहाँ इंदौर आ चुका था, और मेरा फिर फरवरी में 2018 में प्रीलिम्स ही था। तो ये मुझे लगता है मोटा मोटा 6 महीने मुझे उस समय मिला था। तो उस समय चूंकि मैं बिल्कुल ही नया था, तो उस समय मैंने मेंस एकदम ऐसे प्रिपेयर नहीं किया था कि मुझे, क्योंकि बिल्कुल ही आइडिया पहले था कि प्रीलिम्स निकालना है। और मैं उन न्यू एस्पिरेंट्स को यही सजेशन दूंगा जिनका प्रीलिम्स बहुत कमजोर है या उनको लगता है कि यार उनके प्रीलिम्स में मार्क्स नहीं आ रहे, तो एकदम अभी थोड़ा मेंस को साइड कर दीजिए, आप प्रीलिम्स को ही सोल्ली दीजिए। क्योंकि क्या होता है, जब तक प्रीलिम्स नहीं निकलेगा तो आप मेंस कैसे लिख लेंगे? अक्सर हम सुनते हैं, या और भी मेरे फ्रेंड्स हैं या टॉपर्स की हम बातें सुनते हैं, तो लोग बोलते हैं कि हम मेंस को साथ में चलाना चाहिए। मैं बिल्कुल इस चीज को एग्री करता हूं, लेकिन तब जब आपका प्रीलिम्स भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग है। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को फैक्ट, क्योंकि एमपीपीएससी में मोर ओवर फैक्ट्स आते हैं, इट्स अ फैक्चुअल पेपर। यूपीएससी की हम बात करें तो वहां पे पूरा डिस्क्रिप्टिव होता है, बट यहाँ पे फैक्ट्स हैं। अब फैक्ट्स तभी याद होंगे जब हम प्रॉपर्ली फैक्ट्स को पढ़ेंगे। हम सोचे कि थ्योरेटिकल पूरा पढ़ के हम फैक्ट्स याद कर लें, तो इम्पॉसिबल है। आपके पास सफिशिएंट समय है तो मुझे लगता है बिल्कुल मेंस के साथ चलना चाहिए, क्योंकि हम वहां पे 3 मार्कर्स को अलग से आइडेंटिफाई करते चलते हैं। वो आपके प्रीलिम्स के फैक्ट ही आपके मेंस के 3 मार्कर है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर आपके पास समय बहुत कम बचा है और आपको अभी लग रहा है कि यार मेरा स्कोर ठीक नहीं आ रहा, अब एग्जाम, जैसे अब अगले एग्जाम 17 दिसंबर को एग्जाम है और 2 महीने बचे, तो मैं उन कैंडिडेट्स को यही कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल सोलली प्रीलिम्स ही पढ़ें, बिल्कुल ही मेंस के लिए नहीं। क्योंकि मेंस के लिए आपको 3-4 महीने मिलेंगे और आपको थोड़ा एक नॉलेज आएगा, तो ऑब्वियसली आप मेंस कर लेंगे, लेकिन आपको अभी प्रीलिम्स ही पढ़ना है। बिल्कुल। तो प्रीलिम्स जैसा आपने बताया, आपके सोर्स क्या थे प्रीलिम्स के लिए? क्योंकि आपने 6 महीने में प्रीलिम्स क्रैक किया है, तो आपने क्या किन किन सोर्सों का यूज किया है, क्योंकि लोगों को, हमारे व्यूअर्स को जिससे सहायता मिले? आपने क्या सोचा? देखिए मेरा तो पहला अटेम्प्ट था, उस समय तो बहुत ज्यादा नोट्स अवेलेबल नहीं थे इंग्लिश मीडियम के। लेकिन अब जैसे मैंने 2020 का भी दिया तो मैंने बहुत सोर्सेस कम रखा, क्योंकि प्रीलिम्स में तो जैसे मैं लास्ट 2020 है कि जो भी प्रीलिम्स मैंने दिया, तो मैंने उसमें ऑफिस से कोई छुट्टी भी नहीं लिया, तो मैं लास्ट डे तक ऑफिस दिया और देन संडे को मैंने एग्जाम दिया। बट मैं चूंकि अपने जूनियर्स को या मेरे फ्रेंड्स जो है, कलीग्स हैं, मैं उनको यही हमेशा सजेस्ट करता हूँ, आप लिमिटेड सोच सकें। आप किसी से भी पढ़ रहे हैं, इट्स डजंट मैटर। बट अगर मैं पर्टिकुलर मेरी बात करूँ तो जैसे प्रीलिम्स के लिए हम लोग 10 यूनिट है। अगर हम लोग हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है आपको हिस्ट्री के लिए ल्यूसेंट जीके पढ़ना है, खासकर जो हिंदी ल्यूसेंट जीके है, हमें मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पढ़ना है। ज्योग्राफी के लिए हम लोग बात करते हैं, ज्योग्राफी के लिए भी हमें ल्यूसेंट जीके पढ़ना है, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी के लिए हमें हिंदी वाली ल्यूसेंट जरूर पढ़ना है। एमपी की हम लोग बात करें तो मैंने पर्टिकुलरली एमपी से परीक्षा धाम से पढ़ा, कि परीक्षा धाम के मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा नोट्स स्पेसिफाइड है और मुझे बहुत ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फैक्ट्स क्लियर है। तो मैंने परीक्षा धाम से एमपी किया। इसके अलावा आप अगर यूनिट 7 की बात करें, साइंस एंड टेक है, तो उसमें साइंस एंड टेक के लिए आप बेसिकली, मैंने तो परीक्षा धाम ऑप्ट किया था, मुझे वो काफी लगी क्योंकि टाइम भी कम था। इसके अलावा करंट से हम लोग साइंस एंड टेक के जो भी टेलीग्राम में अलग अलग चैनल्स फॉलो करते हैं, बहुत सारी कोचिंगों के हैं, तो उनसे हमें क्वेश्चंस मिलते रहते हैं।
इसके अलावा यूनिट 10 के लिए कमीशन के लिए आप कोई भी बुक उठाते हैं। मैंने पर्टिकुलरली लक्ष्मीकांत से बहुत सारे, क्योंकि मेंस में पढ़ चुका था कमीशन, तो उनको तो मैंने उसी से पढ़ा था। उसके अलावा आप कोई भी सोर्सेज ले सकते हैं, बहुत सारे सोर्सेज है मार्केट में। यूनिट 9 के लिए जैसे आईसीटी है, तो पर्टिकुलरली मैंने उसमें 3-4 नोट्स फॉलो किया था। जैसे मैंने उसमें परीक्षा नाम तो किया ही था, उसके अलावा मैंने निर्माण आईएएस देखा था, इसके अलावा मैंने 2-3 कोचिंगों के, प्राइवेट कोचिंगों के, इंस्टीट्यूट्स के भी नोट्स उसमें देखा था, वो था। करंट अफेयर के लिए तो मैं बहुत ज्यादा मतलब ऑनलाइन ही क्वेश्चन लगा लिए। इसके अलावा जब मंथ एंड मतलब जब एग्जाम आने वाला रहता है, तो मध्य प्रदेश का तथ्यबान जो पेपर आता है, तो उसके लिए हम वहां से करंट कवर कर लेते हैं। तो वो बहुत, क्योंकि जेन्युइन होता है, सरकार का ही पेपर होता है वो, तो वो बहुत काफी अच्छा रहता है। और बाकी चीजें जितना ज्यादा टेस्ट सीरीज, कोई भी कोचिंग के आप टेस्ट बंडल्स उठा लें और रैंडमली उनको लगाते रहें। मेरी तो ये आदत थी, क्योंकि टाइम मिलता नहीं था, तो मैं तो टेलीग्राम में ऐसे 10-15 कोचिंगों के पेजेस को फॉलो करके रखा था। तो लोग, हर कोचिंग वाला 10 क्वेश्चन हर दिन डालता है, तो मैं जब भी फ्री रहता था, ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, ऑफिस में फ्री हूँ या कुछ भी, तो मैं उनके क्वेश्चन, तो मेरी डेली आदत थी कि मैं 100 क्वेश्चन लगाऊं, और वो कुछ भी हो सकते हैं जो कोचिंग ने डाल दिए। तो मेरा टारगेट रहता था मुझे डेली 100 क्वेश्चन लगाना है, वो कहीं से भी मैं लगाऊं, चाहे मैं ऑनलाइन लगा लूं सर्च करके किसी टॉपिक के, या टेलीग्राम में किसी भी चैनल को। तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपके फाइनल प्रीलिम्स में। अच्छा, एक चीज मेरे उसमें जहन में अभी आई है कि जैसा आपने कहा कि ऑनलाइन आप क्वेश्चंस लगा लेते थे, अभी आज में संस्कार आप देख रहे होंगे कि ऑनलाइन सोर्सेज बहुत हैं। पूरा सोशल मीडिया पे आप देखेंगे, यूट्यूब हुआ या अलग अलग सोर्सेज जो है कोचिंग के, प्राइवेट एप्स हैं, तो उसमें काफी बहुत ज्यादा सोर्सेज होते हैं। तो उसमें कैसे डिफाइन करना चाहिए कि क्या स्पेशलाइजेशन कैसे अपन करें कि बस केवल यही सोर्स करें टेलीग्राम पे, क्योंकि हजारों ग्रुप्स हैं, उसमें लाखों क्वेश्चंस आते हैं, तो वो कैसे डिफाइन करें कि ये हमारे लिए अच्छे हैं और ये हमारे लिए अच्छे नहीं है। देखिए, मैंने तो बहुत स्पेसिफिक कर लिया था कि मैं कोई भी 10 कोचिंग जो यहाँ की, जैसे अगर हम इंदौर की बात करें तो कोई भी टॉप 10 कोचिंग उठा लिए, कोई भी आपको जो लगता है, चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हो चाहे इंग्लिश, क्योंकि प्रीलिम्स में तो इतना फर्क नहीं पड़ता है मीडियम का, आप उनको कर लीजिए, उनके चैनल्स फॉलो कर लीजिए और उनके क्वेश्चंस आप देखिए कि वो कैसा डाल रहे हैं। नहीं तो आप रैंडमली भी कोचिंगों के पेपर आपको मिल ही जाते हैं इंदौर में फोटोकॉपी शॉप्स में, तो आप वहां से उठा लीजिए, क्योंकि मेन यहाँ पे प्रैक्टिस है। जितने क्वेश्चन आप लगा ले, क्योंकि प्रीलिम्स में आप कितने ही पढ़ लें, चीजें तो क्वेश्चन लगाने से ही याद रहती है। जैसे मेरा टॉपिक, जैसे मैं बात करूँ पर्टिकुलरली मिसलेनियस जो टॉपिक्स होते हैं, वो मेरे कभी स्ट्रॉन्ग नहीं रहे, तो मैं तो उनको पढ़ने के बजाय मैं सोचता हूँ मैं उसके क्वेश्चंस लगा लूँ, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगा लूँ। जैसे डांस फॉर्म हो गया, आर्ट कल्चर हो गया, इस टाइप की चीजें मुझे लगता है याद करने से बेटर क्वेश्चन से मुझे याद होती हैं। इसके अलावा ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन बहुत ज्यादा हर चीज में मैं प्रेफर नहीं करता हूं, क्योंकि देखिए जो पीएससी की परीक्षा है अल्टीमेटली इट्स अ पेन पेपर, आपको ओएमआर शीट भी पेन पेपर वाली है, तो आप ऑनलाइन भी बहुत लगा लेंगे तो नहीं। तो मैं क्या करता था, मैं ओएमआर शीट के कुछ प्रिंट आउट निकाल के घर ला लेता था। जब भी मुझे टाइम लगता तो मैं रैंडमली कोई भी एक फुल लेंथ टेस्ट पेपर किसी कोचिंग का उठाया और मैं उनको लगा के मैं उन सर्कल्स को डार्क करता था, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट्स का ये भी बहुत पता चलता है कि यार उन लोग ने एक गोला सर्कल गलत भर दिए या एक इसके स्किप हो गया तो दूसरा गोला गलत हो गया, उससे एक आध नंबर से उनका प्रीलिम्स रुक जाता है। तो इसकी जरूर हैबिट होना चाहिए, जो स्टूडेंट्स नहीं कर रहे हैं या जो टेस्ट सीरीज वो घर ला के खुद करें, क्योंकि छोटी छोटी चीजें जो आपको प्रीलिम्स से दूर करती हैं और वो पूरा एक साल आपका खा जाती है। बिल्कुल। तो अब ये बताइए संस्कार के, जैसे एक तो मेरा एक क्वेश्चन था, क्योंकि आप सिलेक्टेड हैं 2018 में, आप सिलेक्ट हुए, आपको नौकरी करे हुए 4 साल, लगभग 4 से 4.5 साल के आसपास आपको हो रहे हैं। जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपके जो आसपास के जो मित्र हैं, जो मित्र मंडली है, खासकर उनकी बहुत सारी शिकायत होती है कि आप क्योंकि आप एलाइड क्लास में आप आ जाते हैं, मित्र तो आज भी एस्पिरेंट्स हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, उनकी काफी शिकायतें होती हैं कि एक ह्यूमर आ जाता है लोगों में। आपसे भी ऐसी कोई शिकायतें होती हैं या आप मानते हो कि ऐसा कुछ आ जाता है लोगों के नेचर? देखिए, एक चीज जो मैं हमेशा सोचता हूँ और मैं ये सबको कहता भी हूँ कि उगते हुए सूरज को हर कोई प्रणाम करता है। बिल्कुल। लेकिन हर इंसान के दिमाग में बात करना चाहिए कि वो सूरज डूबता भी है और इंसान फिर उसको प्रणाम करना छोड़ देता है। लेकिन नियति का खेल ये होता है कि वो डूबता हुआ सूरज भी कल फिर से क्यों उगेगा। तो जिस चीज की कद्र हमें कुछ मिलने के बाद है और हमें कुछ चले भी जाए तो उसकी कद्र वैसी ही रहना चाहिए। ये हमारा सौभाग्य है या ये मैं अपना भाग्य कहूंगा कि आज मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरे से भी बहुत ज्यादा कैलिबर वाले जो मेरे फ्रेंड्स थे
जिनका शायद सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ये बस भाग्य का बात है, हो सकता था कि मेरा नहीं होता, उनका हो जाता। तो इसमें किसी बात का घमंड या किसी बात का एरोगेंस आपके नेचर में कभी आना नहीं चाहिए। आज मेरी 5 साल लगभग की नौकरी हो गई है। आज मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, इंदौर में ही पोस्टेड हो चुकी, यहीं पे साथ में प्रिपरेशन करता हूँ। ऑफिस के बाद जो भी टाइम रहता है पढ़ाई का दोस्तों के साथ बीतता है। लेकिन मैंने कई लोगों को देखा जो एक नौकरी बस पा जाने, किसी पद की नहीं, एक नौकरी पा जाने के बाद उनके बिहेवियर में बहुत चेंज आ जाता है। तो मैं लोगों को भी यही कहना चाहता हूँ कि ये इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, और वक्त बदलते किसी ने देखा, वक्त बहुत बलवान होता है। तो हर इंसान को याद रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं उन लोगों के लिए कहता हूं जो किसी का मजाक उड़ाते हैं अगर वो बच्चा सिलेक्ट नहीं हो पाया। ये सिर्फ वक्त का खेल था और एक ये नियति थी और ये आपका भाग्य था। आज ये मेरा सिलेक्शन हुआ तो मेरा भाग्य था। देखिए मेहनत सब कर रहे हैं, आज जितने लोग आ रहे हैं आज वो सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन किसी कारण से सबकी हर समय एक परिस्थितियां वैसी नहीं होती हैं, सबका घर में वैसी कंडीशंस नहीं होती हैं, तो उन परिस्थितियों के कारण वो सिलेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन अगर उस चीज का अहंकार उन सिलेक्ट हुए स्टूडेंट्स को हो जाए तो नियति पलटती है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और वक्त किसी ने नहीं देखा है, तो आप अपने आप को सर्वोच्च कभी समझे ना, सर्वोच्च कोई नहीं होता है, किसी चीज का अंत नहीं होता है। हो सकता है आज आपका जो जूनियर है, आप किसी भी पद में आ गए, आपका जूनियर आपसे आपके ऊपर पद में आ जाए, तो इस चीज का हमेशा जहन में रहना चाहिए। आप जितने ग्राउंडेड रहेंगे, बोलते हैं जितनी रबर बैंड पीछे खींचे वो उतना आगे जाता है ना। तो ये चीज जीवन में हमेशा ध्यान रहना चाहिए, और उसी बात को भी मैं हमेशा अपने मन में रखता हूँ। इसलिए किसी प्रकार का कभी मन में या स्वभाव में मैं अपने परिवर्तन नहीं आने देता हूँ, और यही मेरा एक जीवन का उसूल है। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही है। चूंकि आप 2018 से 20 में भी आप सिलेक्टेड हैं, आप जिला जेल अधीक्षक के रूप में आपका चयन हुआ है। आपका लक्ष्य क्या है? मतलब क्योंकि पीएससी की सबसे सर्वोच्च पोस्ट डीसी होती है, डिप्टी कलेक्टर होती है। आपका लक्ष्य डिप्टी कलेक्टर है, जब तक अगर वो नहीं मिलता तब तक आप छोड़ेंगे नहीं? नहीं, ऐसा मैं एकदम ये नहीं कहूँगा कि हाँ लक्ष्य, देखिए लक्ष्य तो अंतिम कुछ होता ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है। इट्स जस्ट अ स्टार्ट। ऑब्वियसली सबको एक लगता है एक चार्मिंग पोस्ट जो हम सोचते हैं। ऑब्वियसली मैंने भी अभी 2021 का मेंस लिखा था, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मुझे लगता है अंतिम मैंने अभी कुछ नहीं सोचा हूँ, हो सकता है कल मैं किसी अन्य पद में आऊं या कुछ और भी मैं लाइफ में अचीव कर लूं, तो वो लक्ष्य अंतिम नहीं होगा, क्योंकि हमें सतत मुझे लगता है और बेहतर करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, और कोई भी चीज सबसे अंतिम नहीं होती। तो जब तक आपका मनोबल टिका है, आप जब तक किसी लक्ष्य के प्रति लगे रहते हैं, वो जो भी हो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट पीएससी, हम किसी भी फील्ड में बात करें तो आपको लगे रहना चाहिए। ये आपकी जो पर्सनालिटी उसको भी एनहेंस करती है, और आपके व्यवहार में और आपकी जो दिनचर्या होती है उसमें भी सुधार लाती है, मुझे लगता है। बिल्कुल। भंवरकुआं को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्योंकि देखिए पूरे देश में, जैसे अपन दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में मुखर्जी नगर हम लोग देखते हैं, इंदौर में भंवरकुआं को देखते हैं, कोटा में अगर जाएंगे तो कोटा में खैर आईआईटी और आईआईएम का, वो आईआईटी और मेडिकल का नीट के लिए लोग जाते हैं। क्योंकि इंदौर में भंवरकुआं एक जगह है जिस, और ऐसी एक कहावत भी है कि भंवरकुआं के भंवर में जो फंस गया वो निकलता नहीं है। तो उसको लेकर के आप क्या? देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, और भंवरकुआं भंवरों का कुआं है। तो यहाँ पे चमक इतनी है, क्योंकि जब मैं भी आया था तो भंवरकुआं में ही रहता था, तो यहाँ की चमक को आपको पता होना चाहिए, लेकिन आपको एक दूरी बना के रखना है, एक डिसिप्लिन रखना है, क्योंकि नए यंगस्टर्स आते हैं, यंग एस्पिरेंट्स आते हैं, वो यहाँ की चमक में खो जाते हैं, क्योंकि छोटी छोटी जगहों से आते हैं, छोटे छोटे जिलों से आए हैं, तो वो यहाँ पे आके एकदम से जब पूरा ऐसा ओपननेस देखते हैं, क्योंकि इंदौर बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड सिटी है, हम मिनी मुंबई भी कहते हैं, तो यहाँ की चमक में खोना नहीं है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, कल कुछ बन जाएंगे, सेक्रीफाइस से 6-8 महीने का कर लेंगे तो जीवन में लोग आपके पास आएंगे, मैं हमेशा कहता हूं। लेकिन अगर कुछ नहीं बन पाए तो आपको ही लोगों के पास जाना पड़ेगा, और आपको ही चीजों के लिए भाग दौड़ करनी पड़ेगी। थोड़ा सा स्ट्रगल होता है। आप ये हमेशा ध्यान रखें कि आपके माता पिता ने किस संघर्ष से, किस परिस्थितियों में आपको यहाँ भेजे हैं, आपका खर्चा उठा रहे हैं, आप जीवन में उनका कभी कर्ज अदा नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने सिलेक्शन देके उनको जो एक तृप्ति मिलती है, एक जो खुशी मिलती है, वो उन्हें जीवन में, क्योंकि हर एक पिता एक माता चाहती है कि उनका बच्चा अपने पैरों में खड़े हो जाए, और बच्चा यहाँ पे आके भंवरकुआं में दूसरी चीजों में उलझ जाता है, तो उनसे आपको बचना चाहिए। पूरी जिंदगी पड़ी है हर चीज करने के लिए। देखिए टूटे रिश्ते, टूटे सपने और छूटे हुए लोग सभी वापस आ जाएंगे समय के साथ, अगर आप कुछ बन जाएंगे। अगर आप कुछ नहीं बन पाए खुदा ना खास्ता, तो आपके अपने लोग भी आपको छोड़ के चले जाएंगे। ये वक्त है, वक्त देख के भी लोग आपसे जुड़ते हैं, आपके अपने भी जुड़ते हैं और अपने छूटते भी हैं। तो इन बातों को हमेशा ध्यान में रखिए।
मेहनत कीजिए, हो सकता है प्रथम प्रयास में आपको सफलता ना मिले, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि अगर आए हैं कुछ बड़ा करना, कुछ बड़ी मंजिल पाने के लिए, तो उतनी मेहनत करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपका विजन बहुत बड़ा है तो मेहनत उतनी लगेगी, लगन उतनी लगेगी। एक बोलते हैं ना, अगर बड़ा लक्ष्य साध के आए तो बड़ी मेहनत लगेगी, नहीं तो आप छोटे लक्ष्य को साध के छोटी मेहनत करके शायद मिल जाए सफलता, लेकिन कुछ बड़ा पाना है तो उसके लिए आपको उतनी ही मेहनत, उतने ही डिप्रेशंस, उतनी ही लड़ाइयां हर इंसान से, खुद से, सबसे करनी पड़ेगी। और आपको जब अंतिम सफलता मिलेगी, आप निश्चित ये मानिए, जब वो अंतिम आप अपना लिस्ट में नाम देखते हैं ना, तो उस खुशी से बढ़कर जीवन में और कोई खुशी नहीं होती। भगवान ने मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, भगवान के आशीर्वाद से, पेरेंट्स के आशीर्वाद से, कि मुझे ये सौभाग्य 2 बार मिला, लिस्ट में नाम दिखा, तो निश्चित ही बहुत खुशी मिलती है। मैं उन सभी एस्पिरेंट्स को बताना चाहता हूं कि आपका जीवन बदल जाएगा, आप कुछ बन जाएंगे। नहीं तो फिर एक जैसे सभी लोग लगे हुए हैं किसी लक्ष्य में, आप भी लगे रह जाएंगे और आप यहीं रह जाएंगे। तो यही अंतिम शब्द में है। अच्छा, तो खैर आपने काफ़ी जानकारी हमें दी है संस्कार, और हमें मुझे ये भी आशा है कि हमारे जो देख रहे हैं व्यूअर्स हैं उन्हें भी बहुत मदद आपकी इन बातों से होगी। और चूंकि ये हमारा नया सेगमेंट है और एनवाईएस इंडिया चूंकि अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग लोगों से बात करता है, तो इस सेगमेंट में आप आए एस्पिरेंट्स के लिए अपने हेल्पफुल ये वीडियो रहेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आपका आपने समय दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप व्यक्त करता हूं, और भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये चूंकि आपका चयन 2020 में जिला जेल अधीक्षक के रूप में हुआ है, और जो आपका लक्ष्य है भविष्य में पीसीएस को लेकर के या यूपीएससी जो भी आपको वो आपको मिले, ऐसी में पूरे एनवाईएस इंडिया परिवार की ओर से आपको शुभकामनाएं देता हूं। और एनवाईएस इंडिया चूंकि हमारे ज्यादातर व्यूअर्स यूथ हैं, और क्योंकि हमने जब स्टार्ट किया था तो वो एस्पिरेंट थे, तो हो सकता है कि उन्हें हमारी कही हुई बात और करी हुई बात अच्छी लगे सारे एस्पिरेंट्स को। और ये चूंकि नया सेगमेंट है और फिर से हम एस्पिरेंट्स के लिए सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों को जो भी हमें सुझाव देना है, या कोई भी अगर आपकी नज़र में कोई एस्पिरेंट है और एक कहानी है जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाना चाहती है, ला सकती है, और उसको समाज के सामने ला सकते हैं अपन, तो आप जरूर हमसे संपर्क करिए। हमारी ईमेल एड्रेस आपको अभी वर्तमान में आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी। हमारा काम आपको कैसा लग रहा है ये जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हमें कमेंट करके हमारी काम के बारे में बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। एनवाईएस इंडिया आपके साथ हमेशा यूं ही बना रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।